नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया बात करें कक्षा 12 के इतिहास विषय के बारे में। इतिहास विषय की पहले 7 क्लासें हो चुकी है, 8वीं क्लास आज होने वाली है। पहला अध्याय आज समाप्त हो जाएगा और हम इतिहास को पूरी तरीके से इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि आपके कंपटीशन एग्जाम में भी प्रश्न कंप्लीट हो जाए और आपके बोर्ड एग्जाम के सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। आज बात करेंगे अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या, जो 11वां टॉपिक है पहले अध्याय का, इसके बारे में बात करेंगे कि अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या क्या है। जैसा कि हमने देखा है, हड़प्पाई लिपि से इस प्राचीन सभ्यता को जानने में कोई मदद नहीं मिलती, बल्कि ये भौतिक साक्ष्य जो पुरातत्वविदों को हड़प्पाई जीवन को ठीक प्रकार से पुनर्निर्मित करने में सहायक होते हैं। ये वस्तुएं मृदभांड, औजार, आभूषण, घरेलू सामान हो सकती है। कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी तथा सरकंडे जैसे जैविक पदार्थ सड़ जाते हैं। विशेष रूप से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो वस्तु बच जाती है वे है पत्थर, पक्की मिट्टी तथा धातु। यानी सारी वस्तु खत्म हो जाती है, लेकिन पत्थर, पक्की मिट्टी और धातु की जो बनी सामग्री है वो हजारों सालों तक जमीन में दबी हुई और जब खुदाई होती है तो बाहर निकल सकती है। यह भी याद रखना आवश्यक है कि केवल टूटी हुई अथवा अनुपयोगी वस्तुएं फेंकी जाती थी, अन्य वस्तुएं पुनः चक्रित की जाती थी। यानी टूटी हुई वस्तुएं हम खुद ही फेंक देते और पुरानी सामग्री ऐसी होती जो दोबारा काम में आ जाती, उसका प्रयोग हम कर सकते हैं, ऐसी पहले भी करते थे। परिणाम स्वरूप जो बहुमूल्य वस्तुएं अक्षत अवस्था में मिलती थी, यानी अच्छी अवस्था में, वो अतीत में खो गई थी या फिर संचयन के पश्चात कभी दोबारा प्राप्त नहीं हो गई। अन्य शब्द हम कुछ खोजे प्रारूपिक की बजाय संयोगिक होती थी, यानी कभी कभी कोई बिना प्रारूप के यानी संयोग से मिल जाती थी खुदाई में वस्तुएं। अब खोजों का वर्गीकरण की बात करते हैं। पुरावस्तुओं की पुनः प्राप्ति पुरातात्विक उद्यम का आरंभ मात्र है। इसके बाद पुरातत्वविद अपनी खोजों को वर्गीकृत करते हैं। वर्गीकरण का एक सामान्य सिद्धांत प्रयुक्त पदार्थ जैसे पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थि, हाथीदांत आदि के संबंध में होता है। दूसरा और अधिक जटिल और उनकी उपयोगिता के आधार पर होता है। पुरातत्वविदों को यह तय करना पड़ता है कि उदाहरण कोई पुरावस्तु एक औजार है या आभूषण या फिर दोनों, अथवा अनुष्ठानिक प्रयोग की कोई वस्तु। यानी जो इतिहासकारों को खुदाई में जो वस्तु मिलती है उनको वो पता लगाना पड़ता है कि ये औजार थे, कोई काम करने में प्रयुक्त होते थे, या फिर आभूषण पहनने के रूप में, या फिर दोनों के रूप में, या फिर अनुष्ठानिक यानी कोई विशेष प्रयोजन पे पहनने वाले आभूषण थे। किसी पुरावस्तु की उपयोगिता की समझ अक्सर आधुनिक समय में प्रयुक्त वस्तुओं से उनकी समानता पर आधारित होती है। मनके, चक्किया, पत्थर के फलक, पात्र इत्यादि इसके उदाहरण है। पुरातत्वविद किसी पुरावस्तु की उपयोगिता को समझने का प्रयास उस संदर्भ के परीक्षण के माध्यम से भी करते हैं जिसमें वह मिली थी। क्या वे घर में मिली थी, नाले में, कब्र में या भट्टी में, कहाँ से कौन सी सामग्री मिली, ये भी अनुमान पता लगाता है कि कौन सी सामग्री कहाँ प्रयुक्त की जाती थी। कभी कभी पुरातत्वविदों को अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का सहारा लेना पड़ता है। उदाहरण के लिए, हालांकि कुछ हड़प्पा स्थलों से कपास के टुकड़े मिले हैं, पर पहनावे के विषय में जानने के लिए हमें अप्रत्यक्ष साक्ष्यों जैसे मूर्तियों में चित्रण पर निर्भर रहना पड़ता है। कपास के टुकड़े मिले हैं, लेकिन कपास के कपड़े बनाते नहीं बनाते, ये जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। उसके बाद पुरातत्वविदों को संदर्भ की रूपरेखा को विकसित करना पड़ता है। हमने देखा है कि पहली प्राप्त हड़प्पा मोहर को तब तक नहीं समझा जा सका जब तक पुरातत्वविद यानी इतिहासकारों को उसे समझने के लिए सही संदर्भ नहीं मिला। सांस्कृतिक अनुक्रम जिसमें वो मिली थी, मेसोपोटामिया में हुई खोजों की तुलना दोनों के संबंध में, यानी ये सामग्री मेसोपोटामिया से मिलती जुलती थी। व्याख्या की समस्याएं, पुरातत्वविद व्याख्या की समस्याएं संभवतः सबसे अधिक धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण के प्रयासों में सामने आती है। आरंभिक पुरातत्वविदों को लगता है कि कुछ वस्तुएं जो असामान्य और अपरिचित से लगती थी संभवतः धार्मिक महत्व की होती थी। इनमें आभूषण से लदी हुई नारी की या आभूषण से लदी हुई नारी की मृण मूर्ति यानी एक मूर्ति, या आभूषण से आप चित्र देख सकते हो, आभूषण से लदी हुई नारी की, जिनमें कुछ शीर्ष पर विस्तृत प्रसाधन थे, शामिल है। इन्हें मात्र देव की संज्ञा दी गई। हो सकता है इन्हें मात्र देव के रूप में पूजा जाता हो। पुरुषों की दुर्लभ पत्थर से बनी मूर्तियां जिन्हें में उन्हें एक मानकीकृत मुद्रा के रूप में एक हाथ घुटने पर रख बैठा हुआ दिखाया गया, जैसे पुरोहित राजा को भी इसी प्रकार वर्गीकृत किया गया। अन्य दृष्टांतों में संरचना को अनुष्ठानिक महत्व का माना जाता है। इनमें विशाल स्नानागार अनुष्ठान के लिए प्रयोग किया जाता हो ऐसा माना जाता है। कालीबंगा और लोथल से मिली वेदियात, इसको आप अंडरलाइन करके लिख ले। यानी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं आपके। महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से बनते हैं यहाँ से, व्याख्या की समस्या इससे कि जो विस्तृत आभूषण से लदी हुई नारी की मृण मूर्ति मिली है उसको मात्र देवी के रूप में पूजा जाता था। मात्र देवी के रूप में पूजी किसको पूजा जाता था, या पुरुष को या महिला को, तो महिला को पूजा जाता था। और पुरुष के रूप में पुरोहित राजा की मूर्ति मिली। इसके अलावा विशाल स्नानागार और वेदिया कहाँ से मिली है, तो वेदिया कालीबंगा और लोथल से मिली है। कालीबंगा जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है और लोथल जो गुजरात के अंदर है, यहाँ से हवन यज्ञ करने की वेदियां प्राप्त हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है बोर्ड के लिए और कंपटीशन एग्जाम दोनों के लिए। ये मात्र देवी की मूर्ति मिली है, देख ही चुके हो आप।
उसके बाद मोहरों जिनमें से कुछ पर संभवतः अनुष्ठान के दृश्य बने हैं कि परीक्षण से धार्मिक आस्था और प्रथा को पुनर्निर्मित करने का प्रयास भी किया गया है। कुछ मोहरें मिली है, कुछ अन्य जिन पर पेड़ पौधे उत्कीर्ण है, कुछ मोहरों पर पेड़ पौधे हैं। मान्यता अनुसार प्रकृति की पूजा के संकेत यानी प्रकृतिक पूजा करते होंगे। मोहरों पर बनाए गए कुछ जानवर जैसे कि एक सिंग वाला जानवर जिसे आमतौर पर एक सिंगी कहा जाता है, एक सिंग वाला जानवर भी मिला है। और कल्पित तथा संश्लिष्ट लगते कुछ मोहरों पर आकृति जिसे पाल्टी मारकर योगी की मुद्रा में बैठा दिखाया गया और कभी कभी जैसे जानवरों से घिरा हुआ दर्शाया गया कि आद्य शिव या अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक का आरंभिक रूप की संज्ञा दी गई है। इसके अतिरिक्त पत्थर की शंक्वाकार वस्तु को लिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है, यानी आद्य शिव के रूप में पूजा की जाती है और लिंग के रूप में भी यहाँ पे पूजा होती थी। ये चित्र में देख रहे हो आप, ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए आद्य शिव की मूर्ति दिखाई दे रही है आपको, तो ये मुद्रा के अंदर बनी हुई दिख रही है। इसके अलावा हड़प्पाई धर्म के कई पुनर्निर्माण इस अनुमान के आधार पर किए गए कि आरंभिक तथा बाद की परंपराओं में समानता होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिकांशतः पुरातत्व ज्ञात से अज्ञात यानी चीजें ज्ञात है ज्ञात से अज्ञात की तरफ और बढ़ते हैं और वर्तमान से अतीत की ओर यानी वर्तमान जो चल रहा है उससे पीछे की ओर जाते हैं। ये नीति पत्थर के चक्की तथा पात्रों के संदर्भ में युक्ति संगत हो सकती है, लेकिन धार्मिक प्रतीक के संदर्भ में आद्य शिव संदिग्ध लगती है। आद्य शिव की मूर्ति संदिग्ध लगती हो सकता है वो शिव के रूप में पूछते यानी पूछते हो। उदाहरण के लिए आइए हम आद्य शिव मोहरों को देखते हैं। सबसे आरंभिक धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद की रचना की गई 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में, यानी ये आपके इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है जो दूसरे अध्याय में भी है कि ऋग्वेद की रचना कब की गई, 1500 से लगाकर 1000 ईसा पूर्व, पहले ईसा पूर्व यानी उल्टी गिनती। ऋग्वेद के अंदर भी रुद्र देवता का उल्लेख मिलता है। लिंग उस परिष्कृत पत्थर को कहा जाता है जिसकी पूजा भगवान शिव के रूप में होती है, ये आप देख चुके हो। उसके बाद जो बाद में पौराणिक परंपराओं में शिव के लिए प्रयुक्त एक नाम है सहस्त्राब्दी, अध्याय 4 में अपन देखेंगे आगे। लेकिन शिव के विपरीत रुद्र को ऋग्वेद में न तो पशुपति सामान्य रूप से जानवर और विशेष रूप में मवेशियों के स्वामी और न ही योगी के रूप में दिखाया गया। दूसरे शब्दों में यह चित्रण ऋग्वेद में दिए गए रुद्र के विवरण से मेल नहीं खाता। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि ऋग्वेद में जो रुद्र यानी भोलेनाथ शिव का जो चित्र दे रखा है उनसे मेल खाता है, कुछ कहते नहीं खाता है। कि फिर क्या ये कोई शमन था या जैसे कुछ विद्वान अलग अलग विद्वान अपने अपने तरीके की बात करते हैं। शमन वे महिलाएं और पुरुष होते हैं जो जादू और इलाज की शक्ति होने के साथ ही दूसरी दुनिया से संपर्क साधने में सामर्थ्य का दावा करते हैं। यह अध्याय आपका समाप्त हो चुका है। और मोहरे और लिंग कैसे होती थी आप देख ही सकते हो। मोहरे यहाँ पे मिली हुई है और लिंग यहाँ पे जो बने हुए हैं ये पत्थर के आप लिंग देख चुके हो। उसके बाद सबसे आरंभिक उत्खननों में से मेक इन पत्थरों के विषय में ये कहते हैं कि लाजवर्द मणि जिस पर चालसेडनी तथा अन्य पत्थरों से बने छोटे आकार के शंखों जो सुंदरता से तराशे और तैयार किए गए थे, जो 2 इंच से भी कम ऊंचाई के थे, को लिंग माना गया। दूसरी तरफ यह भी संभव है कि इनका प्रयोग पट्टों पर खेलने वाले खेलों में होता था। अर्नेस्ट मैके की अर्ली इंडस सिविलाइजेशन किताब से उद्धृत है। तो ये अध्याय आपका समाप्त हो चुका है। इतने दशकों में पुरातात्विक कार्यों की क्या उपलब्धि रही हड़प्पा अर्थव्यवस्था के बारे में हम अब हमारी जानकारी कुछ बेहतर है। इस सामाजिक भिन्नताओं की गुत्थी सुलझाने में सफल हुए और सभ्यता की कार्य प्रणाली के विषय में हमारी जानकारी कुछ बढ़ी है। सच में ये स्पष्ट नहीं है कि लिपि के पढ़े जाने की स्थिति में हम कितना जान पाते यदि एक द्विभाषिक अभिलेख, द्विभाषिक मतलब 2 भाषा में लिखे अभिलेख जो हड़प्पा निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के विषय में प्रश्नों पर संभवतः विराम लग सकता है। इसके पुनर्निर्माण अभी भी संदिग्ध है। विशाल स्नानागार एक अनुष्ठानिक संरचना थी। साक्षरता कितनी व्यापक थी यानी पढ़े लिखे कितने थे। हड़प्पा कब्रिस्तानों में सामाजिक भिन्नताएं कम क्यों दिखाई देती। स्त्री पुरुष संबंधों से जुड़े प्रश्न भी अनुत्तरित थे, यानी महिला पुरुष संबंधित प्रश्न पे भी इतिहासकारों को कंफर्म नहीं है, पता नहीं लगा पाए। क्या महिलाएं मृदभांड बनाती थी यानी बर्तन बनाने का काम महिलाएं करती थी या फिर उन्हें रंगने का काम महिलाएं करती जैसे कि आजकल। दूसरे शिल्पकारियों के क्या कार्य थे। नारी मूर्तियों का उपयोग था। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में स्त्री पुरुष संबंधों से जुड़े पहलुओं पर बहुत कम विद्वानों ने अन्वेषण किया और ये भविष्य में होने वाले कार्य के लिए पूरी तरह से एक नया क्षेत्र है। ये आप देख सकते हो पक्की मिट्टी की खिलौना गाड़ी यानी पक्की मिट्टी की खिलौना गाड़ी। इसका मतलब ये है कि बैलगाड़ी उस जमाने में होती होगी जो बैलों के द्वारा हंकाई जाती थी। तो इस चित्र को देखकर पता चलता है कि उस जमाने में हो सकता है बैल भी रहे हो। ये आपका अध्याय समाप्त हो चुका है। ये एक हड़प्पाई शवाधान मिला है। शवाधान जहाँ पे शव को दफनाया जाता था, ये शवाधान मिला है। चित्र के अंदर आप देख सकते हो ये शवाधान। इसके पास सामग्री भी मिली है बहुत सारी। ये पहला अध्याय समाप्त हो चुका है। कैसा लगा आपको वीडियो? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। उसके शॉर्ट में नोट्स बना ले। नोट्स बनाने के बाद आपको डिटेल से जानकारी मिल जाएगी।
शॉर्ट में नोट्स बना लें जो आपके एग्ज़ाम के समय में एक तरह से रामबाण का काम करेंगे। और अभी तक जो हुई है 7 से 8 क्लासें, आठों क्लासों का एक ही वीडियो आपको अलग से उपलब्ध हो जाएगा और एक एक दिन रोज़ाना क्लासें चलती रहेगी। अब हम अध्याय 2 की बात करेंगे। अगला अध्याय 2 है राजा किसान और नगर, ये पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।